IFRS 16 में हम देखने लगे हैं स्प्रिंग 19 का पास पेपर। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में मिसिंग फिगर आ जाए तो फिर आप उसको कैसे टैकल करेंगे। इस चीज को हमने देखना है स्प्रिंग 19 में, और इसी थीम पे आगे भी इसके बाद के किसी पास पेपर में ये थीम टेस्ट हुआ है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसएल की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ओके, 2018 के लिए एसएल की बुक्स में हमने करनी है एंट्रीज। ये हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अब हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। स्केयर लिमिटेड इज अ डीलर। इसका मतलब है डीलर मैन्युफैक्चरर वाली कैटेगरी है। लेसर है कौन सा? डीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एसएल acquires refrigerator of particular model from a manufacturer at a discount of 15%। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है तो इस पे उसको 15 रुपए का 15% डिस्काउंट मिला है। उसको कितने की पड़ी होगी? 85 की। इसका मतलब है जो भी कॉस्ट होगी हम उसका 15% उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए वो स्टॉक या इन्वेंट्री की हैसियत रखता है, हमने उसकी एंट्री करनी है। रिटेल प्राइस है एक यूनिट की 3 लाख। 3 लाख हमारे पास प्राइस है एक यूनिट की। ओके, और इसके ऊपर हमें मिला है 15% डिस्काउंट। ये चीज हमने देख ली। आगे चलते हैं। ये इसने परचेज की। अब इसने जब परचेज किया तो ये इसका बन गया स्टॉक। 1 जनवरी 2018 को एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल एट रिटेल प्राइस ऑन लीज। यानी कि उसने दे दिया लीज पे कितने? 12 रेफ्रिजरेटर, और एक उसने जो खरीदा है वो है 3 लाख। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट है 10%। Payment is to be made in 3 equal annual installment in advance. Residual value at the end of third year is nil. Okay. Market rate of interest is 14%। ये हमने इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब अगर इसमें हम देखें तो हम प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब अगर इंस्टॉलमेंट लेसी को नहीं पता, लेसी के नॉलेज में नहीं है, तो जो रेट यूज हुआ होगा वो भी लेसी को नहीं पता। हमें पता है कि लीज की कैलकुलेशन जब लेसर करता है वो इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, दैट इज 10%। अगर वो रेट लेसी को ना पता हो तब रेट यूज किया जाता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो हमने सिनेरियो पढ़ा उसमें इंस्टॉलमेंट लेसी को नहीं पता, तो ये फॉर श्योर है कि रेट भी उसको नहीं पता। इसका मतलब है कि हम अपनी कैलकुलेशन में, यानी कि जब हमने एंट्रीज करनी है एसएल की बुक में जो कि हमारे पास है लेसर, उसकी बुक्स में जो एंट्रीज करनी है प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम ये वाला रेट यूज करेंगे, मार्केट रेट। ओके, अब ये तो होगी रेट की डिस्कशन। दूसरा प्रॉब्लम ये है इंस्टॉलमेंट नहीं पता। अब जिसने लीज पे दिया होगा उसने जो कैलकुलेशन की होगी वो लेसर है, और उसने हमेशा रेट यूज किया होगा इंटरेस्ट इम्प्लिसिट। इसका मतलब है कि बैक एंड की वर्किंग तो हमेशा इस पे होती है, जिसको यूज करके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं। अब अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है तो हम इसी रेट को यूज करेंगे, किस लिए? टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। जब मिसिंग फिगर आ जाएगी यानी कि इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, फिर हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्केड्यूल बनाना है और एंट्रीज करनी है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग पे जाते हैं। मैंने देखनी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? एमएलपी और यूजीआरबी। एमएलपी के लिए मुझे इंस्टॉलमेंट का पता होना चाहिए। इसका मतलब अभी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इंस्टॉलमेंट का पता ही नहीं है। अब ये थीम समझना जरूरी है कि इंस्टॉलमेंट को ढूंढना कैसे है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जितने एमएलपीज हैं
हर तरह की चीज जो मिल के एमएलपी बनाती है उसको पकड़ते हैं, उसमें यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाती है नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये मैं ले रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू। अब जो चीजें मुझे फ्यूचर में मिलनी है उसकी जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो वो बेसिकली आज की फेयर वैल्यू, इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारी बराबर होती है फेयर वैल्यू के, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फ्यूचर में जितनी मुझे पेमेंट्स आनी है या मैंने करनी है उसकी मैं जो प्रेजेंट वैल्यू लूंगा वो बेसिकली मेरी आज जिस डेट पे मैं खड़ा हूँ वो एक वैल्यू बनेगी जिसको मैं कहता हूँ आज की फेयर वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते होते हैं कि मैं अगर सारी प्रेजेंट वैल्यूज को बराबर रखूं आज की फेयर वैल्यू के। अब देखें फेयर वैल्यू मेरे पास आज की अवेलेबल है, प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे पास इंस्टॉलमेंट नहीं। इसका मतलब मुझे इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा कि जो मुझे फ्यूचर में सब कुछ मिलता है उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता होता हूँ जो कि आज की मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू के बराबर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द इक्वेशन, इसको यूज करना होता है। ओके, अगर इसको मैं मजीद आगे लेकर चलूं, आज की फेयर वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 12 रेफ्रिजरेटर लीज पे दिए और एक यूनिट कितने का है, 3 लाख का। इसका मतलब आज की फेयर वैल्यू मेरे पास है, ये इसकी मार्केट वैल्यू कह लें, ये इसकी फेयर वैल्यू कह लें। ओके, अब चूंकि मेरे पास इक्वेशन है प्रेजेंट वैल्यू बराबर है फेयर वैल्यू के, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मेरे पास फार्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करता हूँ, डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, रेगुलर पेमेंट और यूनिक पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है मेरे पास ये कि डाउन पेमेंट, रेगुलर पेमेंट, यूनिक पेमेंट, जब इनकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ मेरे पास आती है प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ओके, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं ये करने लगा हूँ रुपीज एंड थाउजेंड, 300 उसकी प्राइस है और 12 मैंने ली। इंस्टॉलमेंट मुझे नहीं पता, अगर मैं क्वेश्चन में वापस जाऊं, एज एडवांस है, ठीक है। एडवांस में जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो मुझे नहीं पता। फिर मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, तो 1 - 1 प्लस आर रेस्ट पर माइनस एन। अब ये एडवांस है तो n-1 हो जाएगा ओवर आर, प्लस कोई यूनिक है 1 + r - n, और ये n रहेगा क्योंकि ये आखिर पे है, इन टू अमाउंट। ओके, ये मेरे पास हो गया 3600, ये नहीं पता। 1 - 1 प्लस आर रेस्ट पर n-n-1 ओवर आर। इस लाइन को हटा देता हूं, प्लस अनगारंटेड वैल्यू या इस तरह की यूनिक वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको मैं जीरो कंसीडर कर लेता हूँ या इसको मैं नहीं लिखता। ओके, इसको मैं हल करना शुरू करता हूँ। मैं ए ले लेता हूँ कॉमन, ए की जगह पे आ जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ फिगर ऐड। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट क्या था, ये मेरे पास था, अरे यार, ये मेरे पास था 10%। ओके, ओके, 0.10, 0.10, और रेस्ट पर एन मेरे पास कितना है जी, एन भी देख लेते हैं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 है। इसका मतलब है इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट मेरे पास है 10%, मार्केट रेट है मेरे पास 14%, मेरे पास एन यानी कि टाइम है 3 साल,
जो कि एडवांस है, इंस्टॉलमेंट मुझे पता नहीं, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, ये 3600 का 3600 आ जाएगा। जब मैं इस पूरे एरिया को हल करूंगा यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये मेरे पास फिगर आ रही है 1.7355। 3600 ए इंटू एक मैं इधर जमा करूंगा तो ये हो जाएगा 2.7355। आगे चलता हूं, मैं ए इधर ही रहने देता हूँ। 3600 के नीचे जाके अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ए मेरे पास आ गया 1316। ये वो मिसिंग इंस्टॉलमेंट है जो हमने ढूंढ ली। अब चूंकि उसे इंस्टॉलमेंट का नहीं पता था तो रेट का भी नहीं पता। अब मैं लेसर हूं तो मैं हमेशा इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट यूज करता हूं। तो ये जो इक्वेशन बनी इसमें इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट लगेगा जिससे हमारे पास मिसिंग फिगर आ जाएगी, वो आ गई। अब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी कि अब मेरे पास इंस्टॉलमेंट की फिगर है 1316। अगर इंस्टॉलमेंट हो, मैंने इसको यूज करना है। नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों कैलकुलेट करें, बाद में करते हैं, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। अब चूंकि मेरे पास इंस्टॉलमेंट आ गई है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये एडवांस में है। हमारा फार्मूला क्या होता है, एडवांस या डाउन पेमेंट, रेगुलर पेमेंट और यूनिक पेमेंट। यूनिक पेमेंट तो है नहीं, ये खत्म हो जाएगा। एडवांस पेमेंट भी है, रेगुलर पेमेंट भी है। ओके, डाउन पेमेंट आ गई 1316 जमा 1 - 1 प्लस आर रेज्ड पर n-1, एडवांस है आर। फिर 1316 जमा 1 माइनस, अब ये आर यूज होगा मार्केट रेट, 1 प्लस 0.14 माइनस हो जाएगा n-1, यानी कि 3 - 1 ओवर 0.14। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 1316 जमा, जब मैं इस पूरे पोर्शन को, बल्कि ऐसे करता हूँ, इस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1316, यहाँ पे भी 1316। इसको हल करके 1316 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1316 ऐड करूं अगर मैं, तो मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3483। ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढी। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने अब, चूंकि अब इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ गई है, ये आ गई है। MLP 1316 कितनी है, 3 है। UGRV कोई नहीं है। इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरे पास हो गई 3948। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई। अगर मैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना चाहूँ तो मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 3948 माइनस 3483, तो ये मेरे पास आ गया 465। तो अगर मैं इस सवाल यहाँ पे देखूं, मेरे पास ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, और ये आ गई अनअर्न्ड। इससे पहले मैंने ये जो इंस्टॉलमेंट ढूंढी है, ये मिसिंग फिगर ढूंढनी है यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो आज की फेयर वैल्यू के बराबर होता है। मैं इन दोनों को सामने रखूंगा, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका, तो इस साइड पे फेयर वैल्यू आ जाएगी, जिससे मेरे पास मिसिंग फिगर आ जाएगी। अब मिसिंग फिगर में रेट कौन सा यूज करना है, इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट, क्योंकि हमेशा लीज की कैलकुलेशन में ये रेट यूज होता है। अब जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं और ये रेट अगर लेसी को नहीं पता, तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन में मार्केट रेट यूज करते हैं, जो हमने यूज किया, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, इसको मैं यूज करते हुए बनाता हूँ स्केड्यूल। स्केड्यूल का फॉर्मेट है मेरे पास ये, रेट आ जाएगा मेरे पास 14%, मार्केट इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी, सोल्यूशन पे जाके देखते हैं, 3483। ओके, 3483 11/18 पे ये आ गया 3483। अब चूंकि एडवांस है, 1/1/19 एक साल, 1/1/20 दूसरा साल, 1/1/21 तीसरा साल। नहीं, एक तो इधर ही एडवांस हो जाएगी ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 18, 19 और 20। करेक्शन, ओके। जब मैं इसको ओपनिंग बनाऊंगा 3483, स्टार्ट में ही पेमेंट करने लगा हूँ, तो मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, प्रिंसिपल पूरे का पूरा यही आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे पास 2167। ये अगले साल को ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं 14% रेट लगाऊंगा तो ये आ गया 303, इंस्टॉलमेंट आ गई 1316, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट मैंने माइनस किया, ये मेरे पास आ गया 1012। दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये आ गया मेरे पास 1154। ये अगले साल का ओपनिंग हो गया 1154, इसके साथ मैं ये रेट मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ गया इंटरेस्ट 162, इंस्टॉलमेंट 1316, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये मेरे पास हो गया 1154। दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस 0। तो इस तरीके से हमारा स्केड्यूल बन जाएगा। अब हम स्केड्यूल को यूज करके एंट्रीज करेंगे। हमें पहली एंट्री चाहिए, हम जाते हैं सोल्यूशन के ऊपर, डीलर मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एंट्रीज के ऊपर अगर मैं आऊँ, ये मेरा फॉर्मेट है, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। मैं खड़ा हूँ 1/1/18 पे। डीलर मैन्युफैक्चरर इसका मतलब है लीज रिसीवेबल। ओके, मेरी क्रेडिट क्या होगा, सेल्स, फिर डेबिट होगा एंट्री स्टॉक की। ओके, लीज रिसीवेबल तो मुझे चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू पे, वो मेरे पास है 3483। कॉस्ट की अगर बात करूं, कॉस्ट चाहिए होता है मुझे, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी तो है नहीं, तो जो मेरे पास कॉस्ट है, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सवाल पे आ जाते हैं, 3 लाख का एक यूनिट था, 12 यूनिट्स दिए गए और 15% डिस्काउंट था इस पे। ओके, इसका मतलब है, अगर मैं देखूं, रुपीज इन थाउजेंड कर लेता हूँ जी इसको भी, और स्केड्यूल भी मेरा रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है, यहीं पे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 300 इंटू 12, ये हो गया 3600, इस पे मैंने दिया 15% डिस्काउंट। अब जितना मेरे पास डिस्काउंट बना, इसको अगर मैं 3600 में से माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास फिगर आ रही है 3060 की। अब मैं एंट्री पे आता हूँ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल मेरा हो गया 3060। सेल्स लोअर ऑफ एमएलपीज या फेयर वैल्यू, ये एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू, जो कि मेरे पास सेम फिगर आ जाएगी। इन्वेंट्री वैसे कॉस्ट पे आती है, कॉस्ट कितनी आ गई 3060। एमएलपी मेरे पास कितना था 3483। इसको हम करने लगे हैं दोबारा कि एंट्री कैसे हुई। हमारे पास लीज रिसीवेबल आ गया 3483। दिस फिगर इज डन। ओके, फिर हमने कॉस्ट की एंट्री की 300 की 12,
ये हो गया मेरे पास 3600। 3600 में से 15% मुझे मिला डिस्काउंट, तो ये हो गया मेरे पास 3060। ये पूरी पूरी 3060 कॉस्ट आ गई, और कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी ये है ही नहीं, यानी कि जीरो है, तो ये भी यही है। फिर हम आ जाते हैं सेल्स पे। फेयर वैल्यू क्या है, हमें जितने बचाए वो मुफ्त उठा के दे दे। 300 इंटू 12, 3600, ये फेयर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज, ये मेरे पास आई 3483। हमने इन दोनों में से उठाना होता है लोअर, जो कि है 3483। ये मेरे पास आ गई 3483। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब साल के शुरू में ही मैंने पैसे ले लिए, एक एक 18 पे इंस्टॉलमेंट ले ली। इसका मतलब मेरा बैंक हो जाना चाहिए डेबिट, एक एक 18 पे बैंक डेबिट। लीज रिसीवेबल के अगेंस्ट लिए हैं क्योंकि मेरा रिसीवेबल है 1316। फिर हम आ जाते हैं स्केड्यूल पे। एक एक 19 का मतलब है कि यहाँ पे 31 12 18 भी गुजरा है, तो ये जो इंटरेस्ट बन रहा है ये पूरा साल ड्यू रहा, तो इसकी एंट्री हम करेंगे 31 12 18 पे। लीज रिसीवेबल इंटरेस्ट इनकम, दैट इज 303। अगर आपको सवाल की रिक्वायरमेंट याद हो, उसने कहा था कि 2018 तक की एंट्रीज करें, जो कि हम स्केड्यूल को यूज करके कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा एंट्री जब से ही हम ये वाली परफॉर्म करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है कंप्लीट। अगर अगले साल का होता एक एक 19 पे, तो मैं बैंक लेता, बैंक करता डेबिट, इंटरेस्ट और लीज रिसीवेबल दोनों हो जाते क्रेडिट, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 2018 तक है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सवाल में था क्या, जो एक मुश्किल चीज थी वो ये थी कि आपने मिसिंग फिगर इंस्टॉलमेंट की ढूंढनी है, नंबर 1। उसके लिए आपको इस इक्वेशन का पता होना चाहिए, नंबर 2। इस इक्वेशन में इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट यूज होता है, नंबर 3। नंबर 4, अगर लेसी को नहीं मालूम तो मिसिंग फिगर ढूंढने के बाद आपने जो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन स्केड्यूल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, उसमें मार्केट रेट यूज करना होता है। कब, जब इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट लेसी को मालूम ना हो। और सवाल में ये मेंशन किया गया है, सवाल में कहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ पे मेंशन है कि उसको इंस्टॉलमेंट नहीं पता, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उसको उस रेट का भी नहीं पता। तो हमने उस रेट को यूज किया, उसकी बेस पे हमने मिसिंग इंफॉर्मेशन निकाली जो कि इंस्टॉलमेंट है। फिर हमारे पास मार्केट इंटरेस्ट रेट है जिसको हम ने यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ली। फिर हमने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया, फिर इस स्केड्यूल को यूज करके हमने एंट्रीज की, और यहाँ पे इनिशियल एंट्री के हमने मजीद लॉजिक को एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से हमारा स्प्रिंग 19 का ये सवाल कंप्लीट हो जाता है।